come in, sir? आइए मिस्टर हेमंत. Afternoon, sir. You can choose to take off your mask. वेरी गुड. आने में कोई दिक्कत? No, sir. कोई issue नहीं. तो आप तो इतने हाईली क्वालिफाइड हैं, बीटेक एमटेक आईआईटी से हैं आप, Yes, sir. तो फिर भी आप समझते हैं कि ये आपके लिए उपयुक्त करियर है? हाँ सर, उपयुक्त करियर है क्योंकि उस बीटेक और एमटेक डुअल डिग्री करने के बाद कुछ समय तक मैंने बेंगलुरु में एज ए ग्रेजुएट इंजीनियर काम किया है. अच्छा, किस कंपनी में? एरिक्सन इंडिया में सर. ये भी बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है. क्या जिम्मेदारियां थी आपकी वहाँ पे? सर मेरी वहाँ पे जो प्राइमरी जिम्मेदारी होती थी, एरिक्सन का मेन काम जो है वो मोबाइल टेलीफोनी में जो बैक एंड जैसे टेलीफोन टावर्स होते हैं उनमें बैक एंड में जो प्रोसेसिंग चलती है उसके सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करना. सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों में ही एरिक्सन काम करता है, लेकिन मेरा जो काम था उससे उसके सॉफ्टवेयर पोर्शन में था. तो वहाँ पर जो मेरा मेनली काम हुआ करता था कि जो पहले से कुछ सिस्टम जो ऑलरेडी डिज़ाइन किए गए हैं, जो सॉफ्टवेयर से लिखे गए हैं, उसमें से अगर आज के टाइम में अपने इंडिया में ही जो चीज़ें चल रही हैं उसमें से कुछ इश्यूज आते हैं तो उनको देखना और उस बात पे ये एनालाइज करना कि क्या इश्यूज़ हैं, इनको कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है. मैं बेसिकली R&D वाले सेक्शन में मेरा काम था वहाँ पर. सैटेलाइट टेलीफोनी पे भी काम किया आपने? नहीं सर, सैटेलाइट टेलीफोनी में नहीं. मोबाइल टेलीफोनी. हाँ सर, मोबाइल टेलीफोनी जो कि बेसिक जो रेगुलर टावर्स होते हैं उनके जो बैकएंड में काम चलता है उसमें. अच्छा, मैंने सुना है कि एक तो पायनियर जहाँ आप काम करते थे एरिक्सन है, हाँ और एक चाइनीज़ कंपनी है हुआवी. आज की तारीख में किसकी मान्यता और विश्वसनीयता ज़्यादा है, हुआवी की या एरिक्सन की? सर हुआवे को लेकर आज के टाइम में तो लगभग कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, USA सब लोग 5G को लेकर के जो उनकी टेक्नोलॉजी चल रही है उस पर काफ़ी डाउट क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि वो तो 5G टेक्नोलॉजी हो गई, लेकिन साउंड टेक्नोलॉजिकल बेस और गुणवत्ता की अगर आप बात करें, एरिक्सन भी पायनियर है दुनिया का और हुआवी भी पायनियर है. सर अगर सिर्फ टेक्निकल को देखा जाए तो हुआवे का बेहतर है. क्यों? उनका निवेश ज़्यादा है, उनकी वर्कफोर्स ज़्यादा है, उनका फोकस ज़्यादा है. सर फोकस ज़्यादा है, ये बात मैं कहना ज़्यादा प्रेफर करूँगा यहाँ पर. बाकी जहाँ तक एरिक्सन ने भी अपने पुराने समय से बेसिकली जब इनका 20th सेंचुरी के शुरुआत से इन्होंने काम करना जो शुरू किया था वो बेसिकली लैंडलाइन टेलीफोनी में था, लेकिन इन्होंने टाइम के साथ में खुद को इवॉल्व किया और बाद में वायरलेस टेलीफोनी में आ गए ये लोग. मान लिया. अब ये बताइए कि जो 5G टेक्नोलॉजी आ रही भारत में भी, रिलायंस ग्रुप ने, ये जियो ग्रुप ने कहा कि हम 5G ले आएंगे. आप क्या उम्मीद करते हैं कि ये इनका दावा सारगर्भित है, कर पाएंगे, और अब तक की जो प्रगति है उससे आप आशान्वित हैं? हाँ सर, जियो का अब तक का जो रिकॉर्ड जो देखने को मिलता है, जो भी इन्होंने 2015 और 16 के बाद से जो भी इन्होंने प्रोग्रेस किया है, जो भी इन्होंने अपना मार्केट इस्टेब्लिश किया है, उसके हिसाब से देखने पर तो ये स्पष्ट हो जाता है कि इफ़ दे आर क्लेमिंग कि अगर हम ऐसा कर रहे हैं तो कर ले जाएंगे, इस बात की काफ़ी संभावना है. संभावना है. अब तक रोड मैप में कोई प्रगति है? कुछ चले बहुत पहुँचे कहीं नहीं? सर इस बात से अभी एग्जैक्टली इन्होंने कहाँ तक पहुँचे हैं इस कोई बात नहीं. 5G टेक्नोलॉजी अगर आ जाती है, आज जहाँ बैठे हैं यहाँ 4G तो मिल ही रहा है आपको, हमें सबको मिल रहा है. 5G आ जाएगी तो क्या लाभ होगा? सबसे बड़ा लाभ जो टेक्निकल एवोल्यूशन में 4G से 5G में, वो सबसे ज़्यादा स्पीड वाला है. कि जो आपके जो कुछ भी डाउनलोड करने के लिए या सर्फिंग के लिए जो स्पीड है उसमें से इसकी स्पीड कई गुना बढ़ जाएगी, और जो लेटेंसी होती है, डिले होता है जो कम्युनिकेशन के बीच में, वो काफ़ी ज़्यादा थोड़ा कम हो जाएगा स्पीड. लेकिन इसके बड़े भयानक दुष्परिणाम भी बताए जा रहे हैं. हाँ सर, कुछ सुना आपने, क्या दुष्परिणाम है? दुष्परिणाम में पहली बात तो ये सर, अगर किसी भी जगह पर आप किसी जगह डाटा ब्रीच होता है तो अगर 4G में अगर आप बाकी जो प्रीवियस टेक्नोलॉजीज़ हैं अगर उनमें होता है तो डाटा ट्रांसफरिंग में ऑब्वियसली रिलेटिवली कम टाइम लगेगा. लेकिन अगर 5G में अगर आपका कहीं भी बहुत सारा डाटा भी एक्यूमुलेट करके रखा गया है, एज इन मतलब 1 GB 2 GB है, तो विद इन 1 और 2 सेकंड्स के अंदर वो पूरा का पूरा ट्रांसफ़र हो सकता है. तो अब जो बीच में जो हमें टाइम मिल सकता है कि हाँ, इफ़ वी आर डिटेक्टिंग कि कुछ हो रहा है, मतलब हमारे सिस्टम में ब्रीच हुआ है, और उसके बीच में डाटा ट्रांसफरिंग के बीच में जो टाइम है उसमें से यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा. अगर एक बार डाटा ब्रीच हुआ तो शायद हमारा पूरा डाटा कॉपी हो सकता है. अच्छा, मेरा आखिरी सवाल आपसे. साइबर क्राइम आज से 10 साल पहले लोग जानते भी नहीं थे. इक्का दुक्का कभी हो जाए. आज साइबर क्राइम की स्थिति, और अगर उससे नियंत्रण करने के लिए आपको एक रोड मैप तैयार करना हो तो आप क्या तैयारी करेंगे? आपकी सर्वोच्च 5 प्राथमिकता क्या होंगी
साइबर क्राइम को रोकने के लिए, साइबर क्राइम समझ रहे हैं ना? यस सर। जी, इसको रोकने के लिए क्या कार्रवाई करेंगे? सर इसमें से एक तो हो गया टेक्निकल डायमेंशन और दूसरा हो गया बाकी जो पब्लिक वाला डायमेंशन है, पब्लिक अवेयरनेस। तो पहली जो 5 प्राथमिकताएं जो मेरे हिसाब से रहेंगी, उसमें से आजकल जो अधिकतर साइबर क्राइम्स होता है, यूजुअली जो हमारा कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, उसके माध्यम से जो भी चीज़ें होती हैं वो रिलेटिवली हम शायद जो जिस हिसाब से प्रोग्रेस होती है क्रिमिनल क्राइम वाले फील्ड में, उसके रिलेटिवली हमारी प्रोग्रेस थोड़ा धीरे चलती है, क्योंकि जब तक क्राइम हो चुका होता है तब हमें पता चलता है कि अच्छा ये नया कुछ बग है या फिर नया कुछ सॉफ्टवेयर यूज़ करके लोग कर रहे हैं। तो ये जो है, ये जो हमारी पेस होनी चाहिए, जो भी साइबर एक्सपर्ट्स के साथ हम काम करते हैं, जो भी CIT इन्वॉल्व होता है, उसमें से हमें शायद जो जिस स्पीड से कर रहे हैं उसमें से खुद को अपडेट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। एक तो सबसे बड़ी प्राथमिकता ये होगी। और दूसरे साइड में जो भी हमारे आज के टाइम में काफ़ी जगह पर ये होता है कि गवर्नेंस से रिलेटेड जो इशू हैं, गवर्नमेंट के जो बॉडीज़ हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स के जो बॉडीज़ हो गए, जैसे कि कई सारी मोस्टली हमारी प्राइवेट कंपनीज़ ही हैं जो कि इससे रिलेटेड काम कर रही हैं, इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बेहतर करना एक और बड़ी प्राथमिकता होगी। और तीसरे स्तर पर होगा कि काफ़ी जगह पर पब्लिक खुद ही इस बात से अवेयर नहीं है कि हमें क्या शेयर करना चाहिए, क्या नहीं शेयर करना चाहिए। तो उनकी पब्लिक अवेयरनेस और उसमें काम करना एक तीसरी बहुत बड़ी प्राथमिकता होगी। और पुलिसकर्मियों की प्रशिक्षण, आप समझते हैं कि हर पुलिसकर्मी आपकी तरफ बीटेक एमटेक है? नहीं सर, ये इस बात पे भी एक मेन इशू होना चाहिए, क्योंकि जो लोग लॉ इन्फोर्समेंट के लिए हैं, जो काम कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं जिस हिसाब से जो ग्राउंड बेस पे जो काम करते हैं, जैसे कांस्टेबल्स हो गए, सब इंस्पेक्टर्स हो गए, वो शायद इन बातों से काफ़ी पीछे ही रहते हैं। भले ही वो फ़ोन यूज़ करते होंगे अपना, लेकिन उस बात में जो रेगुलर साइबर क्राइम वाले एस्पेक्ट्स हैं उसमें से काफ़ी हद तक अनअवेयर रहते हैं। तो इस एक तो पुलिस मॉडर्नाइजेशन के अंदर इसको भी हम शामिल कर सकते हैं। और एक 5वां पॉइंट सर, जैसे कि मुंबई पुलिस ने अपना एक स्पेशल साइबर सेल खोल रखा हुआ है इन सब चीज़ों को हैंडल करने के लिए, तो उसको कई जगह पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जगह स्पेशल इस्टेब्लिश किया जा सकता है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। हेमंत जी, आपने बीटेक किया, एमटेक किया, आप पे गवर्नमेंट ने भी बहुत खर्च किया, आपने भी बहुत ज़्यादा समय दिया इसमें, तो क्या आपकी सेवाएं नहीं मिलनी चाहिए थी देश को? इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में जहाँ की बहुत चुनौतियाँ हैं, बहुत ज़रूरतें हैं, तो आपका जो अमूल्य योगदान कहाँ होना चाहिए था कि देश में आप इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में बहुत कुछ दे सकें? फिर आपने कैसे, क्यों शिफ्ट कर लिया है वहाँ से? यस सर, शुरुआत से ऐसा तो मेरा नहीं था कि मैं सिविल सर्विस की ओर अपना रुझान करूं, लेकिन अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद में मैंने काम किया और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि ये जो क्षेत्र है उसमें शायद अगले 30 साल तक काम करने में मुझे कुछ मोनोटोनस काम सा लगने लगा था शुरुआती दौर में। मैंने ऐसा क्यों? क्योंकि जो सर काम है वो बहुत एक लिमिटेड फील्ड में, लिमिटेड का मतलब जैसे कि आप मेरा अगर मोबाइल टेलीफोनी में है तो उसमें बहुत एक सीमित दायरा है। कुछ लिमिटेड कंपनीज हैं, जैसे एरिक्सन हो गया या फिर सिस्को ने कहा, कोई रिसर्च करने का, कुछ इन्वेंशन करने का अवसर नहीं दिखा आपको? हाँ सर, उस पर अवसर, इस बात को मैंने देखा तो उसमें अधिकतर जो, और अगर अच्छे स्तर पर काम करना है तो उसके लिए आपको PhD या पोस्ट डॉक करने की ज़रूरत होती है। बीटेक एमटेक करने के बाद में अधिकतर जो काम होता है वो इस बात से होता है कि आप जो चीज़ें ऑलरेडी की जा चुकी हैं उनमें रिलेटेड कुछ इश्यूज आ रहे हैं या ऐसा कुछ है, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि या तो आप 5 साल PhD, उसके बाद 2 या 3 साल का पोस्ट डॉक करना प्रेफर करें, या फिर अब और कहीं ना कहीं जिस तरीके के बैकग्राउंड से मैं आता हूँ, मतलब एक तरह से वहाँ से आपको एक निराशा? सर निराशा नहीं कह सकता हूँ, लेकिन उस चीज़ को मैंने एक्सपीरियंस किया, ऐसा लगा कि शायद इसमें उतनी डाइवर्सिटी नहीं है, या फिर और कुछ चीज़ों को अगर और डाइवर्स करना है, या फिर क्योंकि आज के समय अच्छा, ये अलग तरह का ब्रेन ड्रेन नहीं है? हम लोग ब्रेन ड्रेन पढ़ते हैं, देश के बहुत प्रतिभाशाली टेक्नोक्रेट चले गए फॉरेन, तो ये भी तो एक तरह से ब्रेन ड्रेन है कि जिसको तैयार किया था देश के टेक्निकली हेल्प के लिए, वह चला गया सोशल सर्विसेज में। सर ब्रेन ड्रेन कहना एक उचित वर्ड नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ब्रेन ड्रेन का मतलब ये हुआ कि आप उस चीज़ को कहीं फ़ायदा तो दे रहे हैं, लेकिन हमारे देश, हमारी सोसाइटी जिसने कंट्रीब्यूट किया हुआ है आपके लिए, ये घर में ही हुआ है, घर में ही हम शिफ्ट कर रहे हैं, बाहर नहीं जा। उसका फ़ायदा एक और ये भी है सर कि टेक्निकल बैकग्राउंड होने की वजह से जो कुछ एनालिटिकल स्किल्स हैं, सोचना है, डिसीजन मेकिंग है, वो काफ़ी ठीक हो जाती है इसकी वजह से। अच्छा, क्या ये माना जाता है जनरली कि एक भाई बीटेक एमटेक या जो एक इंजीनियर है उसकी सामाजिक समझ अच्छी नहीं होती, तो आप प्रूफ करें कि आपकी सामाजिक समझ अच्छी है
आप देश के सामाजिक दशा को, प्रशासनिक दशा को समझते हैं। आप 4-5 पॉइंट्स में या लाइन में समझाएं बोर्ड को कि आप देश को समझते हैं, इसके समाज को समझते हैं, ज़रूरतों को समझते हैं। ओके सर। सर, समाज को समझने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, मुझे कुछ पुराने अपने जो मेरी स्कूलिंग वाले बैकग्राउंड से जैसा भी मैं जिन चीज़ों से गुजरा हूँ या जो भी अभी इस प्रक्रिया के दौरान जो भी मैंने सीखा है, उसमें से कुछ पॉइंट ऐसे हो सकते हैं। जैसे पहले सर, मैंने मेरी जो स्कूलिंग हुई है वो मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में था। तो वहाँ पर जिस तरीके से भी जो सोसाइटी के, क्योंकि उसमें सभी तबके के लोग शामिल होते हैं, मतलब आप हर एक रिच बैकग्राउंड से भी, पुअर सेक्शन से भी, और बाकी नहीं, मुझे उतनी हिस्ट्री, आप इस देश की सामाजिक दशा को समझा दीजिए जो आप समझ रहे हैं क्या है यहाँ। सर, आज के समय में देश की सामाजिक दशा तो ये है कि कहीं, मतलब पहली बात तो बहुत ज़्यादा कास्ट डिवीज़न है यहाँ पर अपनी सोसाइटी में, और उत्तर प्रदेश में तो खासकर है। ठीक है। और जो सोशल, जो इंक्लूसिव डेवलपमेंट वाली बात आती है, उसमें से जो भी आज के समय में भी जो लोग पढ़े लिखा क्षेत्र है, जो अपर क्लास जिसको हम कहते हैं एक तरीके से, सिर्फ वही लोग अधिकतर चीज़ों का फ़ायदा उठा पा रहे हैं। ठीक है। और एक जो चीज़ अपने तीसरा पॉइंट ये हो जाएगा सर कि इसमें से जो पॉलिटिकल क्लास है वो आज भी डेवलपमेंट के मुद्दे को ना उठा करके हमेशा इलेक्शन के टाइम पर कास्ट और बाकी चीज़ों को मुद्दे को लेकर के आती है, जो कि हमारे डेवलपमेंट में काफ़ी हद तक कई जगह पर बाधा बनता है इस तरीके से, क्योंकि लोग मेन मुद्दे। यस सर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन ये भी एक मेजर इशू है, क्योंकि कहीं ना कहीं जैसे यूपी में भी हाथरस केस हुआ या फिर ऐसी चीज़। खैर, आप इन चीज़ों को समझते हैं मतलब। यस सर। चलिए, एक डिप्टी कलेक्टर के रूप में, एक एसडीएम के रूप में आपकी पोस्टिंग होती है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? सर, 2 चीज़ों पे मैं प्राइमरीली फोकस करना करूँगा। पहली बात एजुकेशन, और दूसरी बात ये इशूज़ रिलेटेड टू वुमेन सिक्योरिटी। 2 प्राथमिकताएं होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर इनमें मुझे काम करने का अवसर मिले तो वीमेन एजुकेशन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? एजुकेशन ठीक है, वीमेन एजुकेशन को आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? क्या प्रयास करेंगे आप? सर, इसको शुरुआती स्कूली शिक्षा से ही इस चीज़ को आगे देखना पड़ेगा, क्योंकि अधिकतर आज भी गांव में अपने उत्तर प्रदेश की जो वुमेन लिटरेसी है वो भी अराउंड 60% के आसपास में है। तो इस चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए गांव में अधिकतर जगह पर ये होता है कि बच्चियों को जो भी प्राइमरी या 8वीं तक की शिक्षा के पहले ही या उनको निकाल दिया जाता है या फिर उनको आगे डिसकंटिन्यू करवा दिया जाता है। तो इस चीज़ को इंसेंटिवाइज करने के लिए जैसे भी गवर्नमेंट्स की स्कीम है, जो भी स्कॉलरशिप्स वाले प्रोविजंस हैं, बहुत सारे लोग तो अवेयर ही नहीं होते हैं गांव में इस बात कर को, क्योंकि लोगों को लगता है कि अगर लड़की पढ़ेगी तो हमें आगे का खर्चा देना पड़ेगा। इन सब चीज़ों को आप अच्छी इस तरह की अवेयरनेस के लिए आप क्या करेंगे? अपने स्तर पे, अपने पद की गरिमा को ध्यान में रखते हुए आप क्या कर सकते हैं? कुछ प्रयास, आपके निजी प्रयास क्या होंगे पद पे रहते हुए, पद के अंतर्गत ही विशेष प्रयास क्या होंगे? निजी कहना तो गलत होगा, विशेष प्रयास क्या होंगे? सर, विशेष प्रयास के तौर पर अगर जब भी मुझे समय मिलेगा किसी स्कूलिंग या आसपास वाले क्षेत्रों में विजिट करने का, तो हमें अगर मेरे जहाँ पर भी मेरा ऑफिस है, आवास है, फ्री टाइम में अगर मैं अपना समय दे सकूँ, भले ही बहुत ज़्यादा तो संभव नहीं हो पाएगा, लेकिन 15 दिन या महीने भर में भले ही एक क्लास लेना पसंद करूँ, लेकिन वहाँ जा करके मैं व्यक्तिगत रूप से कन्विंस करना शुरू करूँगा या फिर पढ़ाऊँगा भी। तो कुछ हद तक वो लोग मुझसे भी मोटिवेट हो सकते हैं या फिर उनके पेरेंट्स को कन्विंस। अच्छा, एक इंजीनियर एक अच्छा प्लानर हो सकता है, कैसे साबित करें? 5-6 लाइन में बस। लास्ट क्वेश्चन हमारा यही है सर। एक इंजीनियर एक अच्छा प्लानर हो सकता है कि नियोजक हो सकता है? ओके सर, प्लानिंग का जो अहम हिस्सा होता है वो ये है कि आप किसी चीज़ को कैसे एग्जीक्यूट करने के किस डायरेक्शन में काम करेंगे और किन किन चीज़ों को दिमाग में रख करके आप आगे बढ़ना पसंद करेंगे। तो उसके लिए प्राइमरीली हम फोकस करते हैं कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग डाटा है उसका उपयोग करें, या जो भी चीज़ें पुरानी हमारे पास एक्सपीरियंस है जो उनको करें। तो इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड में या जो भी हमारी स्कूलिंग 11वीं 12वीं में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स वाली होती हैं, हम अधिकतर उन चीज़ों में यही होता है कि किसी भी प्रॉब्लम सॉल्विंग में ये हमेशा बात यही रखी जाती है कि आपके पास कुछ चीज़ें दी गई हैं, उनका यूज़ करके आप कुछ आंसर निकालें या आगे एनालिटिकली तथ्यों पर ध्यान भी रखेंगे। तो उस चीज़ में प्लानिंग में पुराने एक्सपीरियंस है, जो फैक्ट्स को ध्यान रखना ही एक सबसे अहम बात मानी जाती है। प्लीज सर। मोबाइल टेक्नोलॉजी में, क्योंकि आप उस फील्ड में काम कर चुके हैं, भारत की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही है मोबाइल टेक्नोलॉजी? टेक्निक मोबाइल फोन्स का पेनिट्रेशन बताइए कितना है भारत में? सर, ये रूरल और अर्बन एरियाज में डिफरेंट है। तब भी पूरे तौर पर कितना है? सर, एग्जैक्ट कहना तो अभी मुझे याद नहीं है, लेकिन तब भी अगर इसको एक अंदाजन देखा जाए तो
ओवरऑल 60% से ऊपर ही होगा सर इसमें। अच्छा, बहुत अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आप। मोबाइल डेटा के बारे में भारत की क्या बहुत बड़ी उपलब्धि है? इसकी भी बहुत चर्चा होती है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। क्या उपलब्धि है भारत की मोबाइल डेटा? डेटा इन द सेंस सर कि मोबाइल डेटा जो हम लोग यूज़ करते हैं, सर ये एक इंडिया में मोबाइल डेटा लगभग वर्ल्ड में वन ऑफ द चीपेस्ट रेट पे मिलता है। चीपेस्ट क्यों? ऐसा क्यों हुआ है? क्योंकि हमारे यहाँ पर यूज़र बेस बहुत ज़्यादा है, तो अगर उसको आप पर यूज़र दे, हमसे ज़्यादा तो चाइना में है यूज़र बेस। चाइना का यूज़र बेस इंडिया से ज़्यादा है, फिर भी रेट्स इंडिया में कम है। सर दूसरा एक तो इसमें जो कंज्यूमर की जो पे करने की कैपेसिटी है, अगर आप उसको ज़्यादा बढ़ा देंगे तो उस केस में आपका जो कंज्यूमर बेस है वो कम होने लगेगा, और उस केस में फिर आपको जो ओवरऑल जो रेवेन्यू जनरेट होगा कंपनीज के लिए वो शायद कम हो सकता है सर। कंपटीशन का कुछ रोल रहा है इसमें? कौन रेगुलेट करता है टेलीकॉम सेक्टर को? टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई। तो उसका क्या रोल रहता है? कुछ रहता है इसमें? उसका गोल ये, पहली बात तो ये है कि उसमें फेयर कंपटीशन होना चाहिए। फेयर इन द सेंस कि कोई भी, उसका क्या रोल रहा है डेटा प्राइस को कम करने में? सर अभी जो एक रिसेंट डेवलपमेंट हुआ है, अभी जो इंटरकनेक्शन चार्जेस होते थे दो डिफरेंट टेलीकॉम कंपनीज के बीच में, अभी उन्होंने उसको एलिमिनेट कर दिया है कि अगर आप एयरटेल और जियो आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करने में एक दूसरे को सर्विसेज दे रहे हैं, एक यूजर दूसरे को कर रहा है, तो वहाँ पर आप इंटरकनेक्शन चार्जेस। पावर सेक्टर को कौन रेगुलेट करता है? पावर सेक्टर में रेगुलेटरी सिस्टम क्या है? सर मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही है सुप्रीम। जो पावर रेगुलेटरी बॉडी नहीं है, वो तो पॉलिसी मेकिंग है। रेगुलेटरी का क्या मतलब होता है? उसके लिए जो रूल्स रेगुलेशंस है डे टू डे। कौन है? कोई है वैसा आयोग? उत्तर प्रदेश में क्या है? कौन सी संस्था है? सर संस्था तो सर नहीं कह सकते, याद नहीं है, पर इसके बारे में जो। अच्छा, सोलर पावर का बहुत ग्रोथ हुआ है इंडिया में। सोलर पावर का पावर सेक्टर में तो कैपेसिटी वगैरह बहुत बढ़ी है, लेकिन फिर भी उसका कंट्रीब्यूशन अपेक्षाकृत कम है टोटल पावर, टोटल मतलब एनर्जी में। क्यों? सर इसमें से इसको एक्सपैंड करने के लिए मेरा सवाल फिर एक बार समझ लीजिए कि जनरेटिंग कैपेसिटी बहुत बढ़ गई, लेकिन एक्चुअल जो कंट्रीब्यूशन है एनर्जी सेक्टर में वो उसका परसेंटेज बहुत कम है। सर एक तो सोलर पावर का इनहेरेंट नेचर जो है ये सिर्फ हमें दिन में ही मिल सकता है, और उसके हिसाब से क्योंकि ये फ्लक्चुएट होता है, तो जो नेशनल ग्रिड के साथ में हम इसको सिंक्रोनाइज नहीं कर सकते हैं। या तो हम सिंक्रोनाइज नहीं करने का क्या प्रॉब्लम होता है क्या? क्योंकि इसमें सर इसका या तो जब जैसे शाम के टाइम में डिमांड ज़्यादा होती है इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन उस टाइम पर हमारे पास सोलर पावर अवेलेबल नहीं, तो क्या हम लोग सोलर पावर को ग्रिड में नहीं दे रहे हैं? सर दे रहे हैं, लेकिन उसको तो फिर सिंक्रोनाइज कैसे हो रहा है? सिंक्रोनाइज सोलर पावर को आप एक बैटरी में पहले स्टोरेज करते हैं, उसके बाद उसको नहीं, डायरेक्ट ग्रिड सप्लाई होता है या नहीं? डायरेक्ट ग्रिड में सोलर पावर जा रहा है या नहीं जा रहा है, तो सिंक्रोनाइज तो हो ही रहा है। पर उसके बीच में कुछ इंटरफेस चाहिए होता है सर, क्योंकि हमेशा फ्लक्चुएटिंग जो पावर है सोलर पावर को आप अगर उसको सीधा दे देते हैं तो उसकी वजह से जब डिमांड सप्लाई में जो बैलेंस है वो मेंटेन नहीं हो पाएगा, क्योंकि कभी किसी जगह पे कोई पावर स्टेशन सोलर पावर ज़्यादा जनरेट करेगा, कभी कम जनरेट करेगा, तो उस वेरिएशंस को बीच में मेंटेन। यूपी में रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर आपको काम करने के लिए कहा जाए तो किन क्षेत्रों को प्राथमिकता दीजिएगा उत्तर प्रदेश में? सर सोलर पावर एक काफ़ी पोटेंशियल सेक्टर है इसमें काम करने के लिए। विंड पावर का कोई स्कोप है यूपी में? विंड पावर सर रिलेटिवली तो कम ही है, क्योंकि एक तो पहली बात ये प्लेन इलाका है और यहाँ की पॉपुलेशन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे एरियाज़ में जैसे बुंदेलखंड एरिया में हम विंड पावर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन विंड स्पीड यूजुअली समर्स के टाइम में ही। और कोई सोर्स इन दोनों के अलावा? और एक बायोमास जो प्लांट्स हैं आप उनका यूज कर सकते हैं कई जगह पर। ये वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में ये जो पराली जलाने वाला को जेनरेशन का क्या मतलब होता है? को जेनरेशन जैसे को जेनरेशन, कोल्ड नहीं, को जेनरेशन का क्या मतलब होता है? और शुगर मिल्स में उदाहरण जरूर को जेनरेशन टर्म यूज किया जाता है, क्या है इसका मतलब? सर एक एग्जैक्ट तो मुझे नहीं अभी याद है सर, लेकिन अगर चाहें तो मैं बता सकता हूँ सर। को जनरेशन में जैसे शुगर मिल्स में इसका यूज़ कर, शुगर मिल से जो उसका जो अवशेष बचता है आप उसका यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना शुरू कर सकते हैं।